everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. Today we are going to start fresh chapter, that is carbohydrates. In this chapter we will study 5 important topics. First one is the monosaccharide, second one is disaccharide, then polysaccharides, then glycoconjugates, and then carbohydrate as information molecules. But in this lecture we will study 2 important topics. First one is the monosaccharides and second one is the disaccharides. After that, in our successive lectures we will discuss about polysaccharides, glycoconjugates and carbohydrates as information molecules. So in this lecture we will discuss about monosaccharides as well as disaccharides. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in Plant Microbe Interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture and the topic is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली बोलते हैं सैकराइड्स. सैकराइड्स ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, दैट इज सैकरोन, और सैकरोन का मतलब होता है शुगर. इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली शुगर. कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो इट इज मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमाइनो एसिड से सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका. ये सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. किस एलिमेंट से बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट कुछ डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर सल्फर प्रेजेंट होता है. मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात करें तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स डाइटरी स्टेपल के फॉर्म में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स yield एनर्जी फॉर द वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन मोस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स. इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स की अगर बात करें तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में या फिर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स में स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं. कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स होते हैं वो स्केलेटल जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं and participate in recognition and adhesion between cells. More complex carbohydrate polymers जो होते हैं वो प्रोटीन्स या लिपिड से कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड लिपिड से अटैच होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइकोकंजुगेट्स. ग्लाइकोकंजुगेट्स 3 तरह के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेक्चर ग्लाइकोकंजुगेट्स. ग्लाइकोकंजुगेट्स में ग्लाइकोलिपिड्स हुए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हुए एंड प्रोटियोग्लाइकन्स हुए. ग्लाइकोप्रोटीन की अगर बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड से अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं. एंड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स जब प्रोटीन से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स. And these glycoconjugates act as signals that determine the intracellular location or metabolic fate of these hybrid molecules. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और वैसे सब्सटेंसेस जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं. कार्बोहाइड्रेट की अगर इंपेरिकल फार्मूला की बात करें तो इंपेरिकल फार्मूला होता है CH2ON, वेयर N इज ग्रेटर देन 3. बट कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज द मोनोसैकराइड, सेकंड वन इज ओलिगोसैकराइड एंड थर्ड वन इज द पॉलीसैकराइड. मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन. ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू. एंड पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी.
मीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट है उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें फ्यू मोनोसैकेराइड यूनिट है उसको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। और वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट है उसको पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें, क्योंकि इसमें एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, इट इज सिंपल शुगर, इट कंटेन्स सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यूनिट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो 3 to 7 कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड नेचर में है 6 कार्बन मोनोसैकेराइड और 6 कार्बन मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। सो नेचर में मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड क्या हुआ? नेचर में मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड हुआ डी ग्लूकोज, जिसको कभी कभी डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। मोनोसैकेराइड्स मोर देन 4 कार्बन एटम्स एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो मोनोसैकेराइड वैसे मोनोसैकेराइड जिसमें 4 से ज्यादा कार्बन हो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल क्या है? राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। वहीं पे अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स या रेजिड्यू। रेजिड्यू क्यों बोलते हैं? सपोज दैट one sphere represents one monosaccharide unit, this sphere represents another monosaccharide unit, और ये मोनोसैकेराइड जो आपस में जुड़े होते हैं ये स्पेसिफिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और इस कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है आफ्टर रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो आफ्टर रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो यूनिट बचते हैं उसको रेजिड्यू बोलते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड रेजिड्यू। ओलिगोसैकेराइड्स के अगर एग्जांपल की बात करें तो इट इज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड एंड सो ऑन। मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड की अगर बात करें तो इट इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मींस 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। एंड डाइसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज, जिसको केन शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द डी ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज द डी फ्रुक्टोज। जितने भी कॉमन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स होते हैं उनके नाम में सफिक्स लगा हुआ होता है, दैट इज OAC। फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें द राइबोज, राइबोज में भी OAC सफिक्स लगा हुआ है, ग्लूकोज में भी OAC सफिक्स लगा हुआ है, फ्रुक्टोज में भी OAC सफिक्स लगा हुआ है। वहीं पे अगर डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज, और सुक्रोज में भी OAC लगा हुआ है। इनके अलावा डाइसैकेराइड का एग्जांपल है माल्टोज, माल्टोज में भी OAC सफिक्स लगा हुआ है। इनके अलावा लैक्टोज भी एक एग्जांपल है डाइसैकेराइड का, इसमें भी OAC लगा हुआ है। इनके अलावा ट्रीहैलोज जो कि डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, यहाँ पे भी OAC लगा हुआ है। सो जितने भी मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स होते हैं उनके नाम में एक सफिक्स लगा होता है, दैट इज OAC। In cells, most oligosaccharides consisting of 3 or more units do not occur free entities but are joined to non-sugar molecules, that is lipids और proteins, जिसको बोलते हैं glycoconjugates। अगर ओलिगोसैकेराइड दैट इज कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। मींस कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये ओलिगोसैकेराइड लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा एक और तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। अब जब ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स प्रोटीन के साथ अटैच होता है तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियोग्लाइकन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ओलिगोसैकेराइड। नाउ कमिंग टू पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें, पॉली मीन्स होते हैं मेनी, मीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट है, और बहुत सारे मतलब 20 से ज्यादा होता है। ये 100 भी हो सकता है, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। कुछ पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं, दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन। सेलुलोज की और ग्लाइकोजेन की अगर बात करें तो इसमें रिपीटिव जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं, रिपीटिव मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं डी ग्लूकोज। क्या होते हैं? डी ग्लूकोज। बट इसमें डिफरेंस होता है, सेलुलोज और ग्लाइकोजेन दोनों में डी ग्लूकोज ही है, लेकिन सेलुलोज का स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर चेन होता है, लेकिन ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रांच होता है। क्या होता है? ब्रांच होता है। दूसरा डिफरेंस, इनमें लिंकेज पैटर्न का भी डिफरेंस होता है। ग्लाइकोजेन में जो लिंकेज होता है वो या वो अल्फा 1,4 लिंकेज होता है या अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। ग्लाइकोजेन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, लेकिन सेलुलोज की अगर बात करें तो सेलुलोज में बीटा 1,4 लिंकेज होता है। और क्योंकि एनिमल्स में वैसे एंजाइम नहीं होते हैं जो कि बीटा 1,4 बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करे, इसीलिए एनिमल्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। पॉलीसैकेराइड्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स। नाउ कमिंग टू मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स सिंगल, मीन्स जिसमें सिंगल सैकेराइड यूनिट है। मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें, इट इज एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव होता है ऑफ स्ट्रेट चेन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कंटेनिंग एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स। मोनोसैकेराइड जो होते हैं कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो कि फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, बट इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। वाटर में फ्रीली सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप होते हैं जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। मोस्ट हैव स्वीट टेस्ट। बैकबोन ऑफ कॉमन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो दे आर अनब्रांच्ड कार्बन चेन इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर बात करें तो इसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मोनोसैकेराइड्स 2 फॉर्म में होते हैं, ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। वैसा मोनोसैकेराइड्स जो 4 कार्बन से ज्यादा का बना होगा वही रिंग फॉर्म बनाएगा, वही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। सो मोनोसैकेराइड्स 2 फॉर्म में होते हैं, ओपन चेन फॉर्म एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज रिंग फॉर्म। ओपन चेन फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें वन ऑफ द कार्बन एटम इज डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म ए कार्बोनाइल ग्रुप। मीन्स एक कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्डेड होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बनाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप बनाएगा। यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड का एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल कार्बन है वो टर्मिनल है, मींस एट द एंड पे है, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन है वो टर्मिनल पे नहीं है, वो बीच में है। सो जब टर्मिनल पे कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाता है, लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप बीच में प्रेजेंट होता है तो वहां पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनाता है, और जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एल्डोज, और जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको बोलेंगे कीटोज। और क्योंकि 3 कार्बन का है इसलिए ट्रायोज है, इट मीन्स कि ग्लिसरॉल्डिहाइड इज एल्डो ट्रायोज, जबकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की अगर बात करें तो इट इज कीटो ट्रायोज। If the carbonyl group is at an end of the carbon chain, that is an aldehyde group, the monosaccharide is aldose. If carbonyl group is at any other position in a ketone group, the monosaccharide is ketose. Simplest monosaccharide जो है that is 2,3 carbon trioses, glyceraldehyde and dihydroxyacetone. Glyceraldehyde is aldotriose, dihydroxyacetone is ketotriose. Monosaccharides अगर 4 कार्बन का है तो उसको टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन का है पेंटोज बोलेंगे, 6 कार्बन का है हेक्सोज बोलेंगे, 7 कार्बन का है हेप्टोज बोलेंगे। एंड देयर आर एल्डोजेस एंड कीटोजेस ऑफ ईच चेन लेंथ। एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज।
एंड सो ऑन। हेक्सोज की अगर बात करें तो एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज होते हैं। एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल है डी ग्लूकोज, कीटोहेक्सोज का एग्जांपल है डी फ्रुक्टोज। आर द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स इन नेचर, मींस डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स इन नेचर। एल्डोपेंटोज की अगर बात करें तो उसका एग्जांपल है डी राइबोज एंड 2-डीऑक्सी डी राइबोज। डी राइबोज प्रेजेंट होता है आरएनए में, 2-डीऑक्सी डी राइबोज प्रेजेंट होता है डीएनए में। सो D-ribose and 2-deoxy-D-ribose are components of nucleotides and nucleic acids. So these are the examples of aldotriose, aldotetrose, aldopentose and aldohexose. Aldotriose की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? D-glyceraldehyde. aldotetrose की अगर बात करें तो D-erythrose and D-threose. aldopentose की अगर बात करें तो D-ribose जो कि न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है, D-arabinose, D-xylose and डी लाइजोस। एल्डोहेक्सोज की अगर बात करें डी एलोज, डी एल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गुलोज, डी आइडोज, डी गैलेक्टोज एंड डी टाइलोज। Now dihydroxyacetone, that is ketose. Ketotriose is dihydroxyacetone, D-erythrulose, D-ribulose, D-xylulose, D-passicose, D-fructose, D-sorbose and D-tagatose। मोनोसैकेराइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या हुआ? एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब होता है कायरल कार्बन, और जिसमें भी एसिमेट्रिक सेंटर और जिसमें भी कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। सो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स में एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इसके आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। सबसे पहले कायरल कार्बन का डेफिनेशन क्या होता है? कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जिस पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। वैसा कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं उसी कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, A, B, C, D। इट मीन्स कि ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इट मीन्स कि ये कायरल कार्बन है। अब आते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, लेकिन आउट ऑफ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम है, दैट इज हाइड्रोजन। इट मीन्स कि ये कायरल कार्बन नहीं है। सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे सबसे पहली बात कि 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है। इट मीन्स कि ये भी कायरल कार्बन नहीं है। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, लेकिन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जो है सेम है, दैट इज हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि ये भी कायरल कार्बन नहीं है। मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अगर ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड में इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे सिर्फ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ही अटैच है। इट मीन्स कि ये कायरल कार्बन नहीं है। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। एक हाइड्रोजन है, एक ये ग्रुप है, एक OH ग्रुप है एंड 4th वन इज दिस ग्रुप। इट मीन्स कि ये क्या है? कायरल कार्बन है। ये क्या है? कायरल कार्बन है। वहीं पे अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन है, मींस 2 सब्स्टिट्यूएंट्स सेम है। इट मीन्स कि ये कायरल कार्बन नहीं है। सो ग्लिसरल्डिहाइड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है? ग्लिसरल्डिहाइड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 है। और अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन सपोज दैट कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन, N is equal to number of chiral carbon, तो
इस मोनोसैकेराइड्स यूनिट का, इस मोनोसैकेराइड का कितना स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर n कायरल कार्बन है सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 to the power n। ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे n is equal to 1, इट मीन्स कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना है 2 to the power 1, that is 2। 1 is D-glyceraldehyde and 1 is L-glyceraldehyde। सो जितने भी नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है D and L फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर n is equal to 2, that is number of chiral carbon is 2, so number of स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा 2 to the power 2, इसका मतलब 4 हो जाएगा। अगर n is equal to 3 है so number of स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा 2 to the power 3, means it is equal to 8। so in general a molecule with n chiral center they have 2 to the power n stereoisomers। so monosaccharides की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ chiral कार्बन, और सिर्फ एक मोनोसैकेराइड है जिसमें कोई भी chiral कार्बन नहीं है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि कीटो ट्राइओज है। स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑफ ईच कार्बन लेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन about chiral center most distant from the carbonyl carbon। जो भी मोनोसैकेराइड्स के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं उसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है D and L। अब सवाल यह है कि D and L को किस तरह से डिसाइड करते हैं। सो D and L को जो डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड से। कैसे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, COH, CH and CH2OH। So this is the structure of glyceraldehyde। यहाँ पे सबसे पहले इस कार्बन को वर्टिकली अलाइन करते हैं। जब कार्बन को वर्टिकली अलाइन करते हैं तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो CHO ग्रुप है ये टॉप पे होना चाहिए, और अगर CHO को टॉप पे रखते हैं तो CH2OH बॉटम में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं इस OH के कॉन्फ़िगरेशन को। अगर OH का पोजीशन राइट में है, फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर्मेशन, दिस फॉर्म, और जब OH का पोजीशन राइट में होगा तो इसको बोलते हैं D-glyceraldehyde। क्या बोलते हैं, D-glyceraldehyde, मीन्स ये D आइसोमर होगा। लेकिन अगर इस OH का पोजीशन लेफ्ट में होगा तब इसको बोलेंगे L-glyceraldehyde। उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे CHO, COH, H एंड CH2OH। अगर ये OH लेफ्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे L-glyceraldehyde। क्या बोलेंगे, L-glyceraldehyde। सो दिस इज D एंड दिस इज L। सो इसी तरह से अदर मोनोसैकेराइड्स का हम स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की अगर बात करें, अब सवाल यह है कि ग्लूकोज में टोटल number of chiral carbon 4 है। This one is not a chiral carbon, this one is 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 chiral carbon। So ये टोटल 4 chiral carbon है। अब सवाल ये है कि इसमें D और L कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें डिसाइड करते हैं, एक रेफरेंस कार्बन लेते हैं। अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ chiral कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे हम रेफरेंस वैल्यू लेते हैं। और रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू वह होता है जो कार्बोनाइल कार्बन से सबसे ज्यादा डिस्टेंट पे chiral कार्बन होगा। इसमें इस कार्बोनाइल कार्बन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे chiral कार्बन कौन है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में सबसे डिस्टेंट पे जो chiral कार्बन है दिस वन। सो इस कार्बन पे OH ग्रुप का लोकेशन चेक करेंगे। अगर ये OH ग्रुप राइट में होगा तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्म होगा, D फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रक्चर है D ग्लूकोज का है, लेकिन अगर ये OH लेफ्ट में होगा सो इस कंडीशन में ये जो ग्लूकोज होगा इट इज L ग्लूकोज। सो
किसी भी मोनोसैकेराइड्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उस कार्बोनाइल ग्रुप के कंपैरिजन में जो कायरल कार्बन सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं उस पे OH का डायरेक्शन क्या है। अगर OH का डायरेक्शन राइट है उस कंडीशन में D फॉर्म होगा, अगर OH का डायरेक्शन लेफ्ट है तो उस कंडीशन में L ग्लूकोज होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रुप्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट chiral center most distant from the carbonyl carbon, those in which configuration at this reference carbon is same as D-glyceraldehyde उसको डेजिग्नेट करते हैं D आइसोमर से, एंड those with the same configuration L as L-glyceraldehyde उसको डेजिग्नेट करते हैं L आइसोमर से। मीन्स कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द रेफरेंस कार्बन इज राइट इन द प्रोजेक्शन फार्मूला द शुगर इज D आइसोमर, जब लेफ्ट होगा तो द शुगर इज L आइसोमर। एंड क्योंकि ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4। सो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे, 2 to the power 4। इट मीन्स कि 16 में से 8 होगा D फॉर्म एंड 8 होगा L फॉर्म। सो of the 16 possible aldohexoses, 8 are D form, 8 are L form, and most of the hexoses in living organisms is D isomers। So जितने भी हेक्सोज होते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो D आइसोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली L आइसोमर्स होते हैं, लेकिन जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो D आइसोमर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस आर द स्ट्रक्चर। 3 कार्बन के लिए D ग्लिसरल्डिहाइड, 4 कार्बन का इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, 5 कार्बन का एग्जांपल क्या है, राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज एंड लाइजोज। 6 कार्बन की अगर बात करें तो D एलोज, D एल्ट्रोज, D ग्लूकोज, D मैनोज, D गुलोज, D आयोडोज, D गैलेक्टोज एंड D टायलोज। These are the ketos। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 कार्बन कीटोज, 4 कार्बन कीटोज की अगर बात करें तो D इरिथ्रोलोज, एंड 5 कार्बन कीटोज की अगर बात करें तो D राइबोलोज एंड D जाइलुलोज। 6 कार्बन कीटोज की अगर बात करें तो D पैसिकोज, D फ्रुक्टोज, D सॉर्बोज एंड D टैगाटोज। Carbons of a sugar are numbered beginning at the end of the chain nearest to the carbonyl group। अब सवाल ये है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें कार्बन की नंबरिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट कार्बन ऑलवेज देते हैं उस कार्बन के एंड को जिस पे कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5th कार्बन एंड 6 कार्बन। सो ये D एलोज है, D एल्ट्रोज है, D ग्लूकोज है, D मैनोज, D ग्लूकोज, D आयोडोज, D गैलेक्टोज एंड D टैलोज। कीटोपेंटोज के अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो कीटोपेंटोज का नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। कीटोपेंटोज का नोमेनक्लेचर वही होता है जो कीटो एल्डोज का होता है, सिर्फ उसमें 2 लेटर यूज करना है, दैट इज UL। फॉर एग्जांपल जो 5 कार्बन एल्डोज हैं दैट इज D राइबोज। अब 5 कार्बन कीटोज कैसे नाम देंगे, इसी में UL इंसर्ट कर देंगे, और UL इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, D रिबोलोज। सो D राइबोज, सो एल्डोज क्या हुआ, D राइबोज, कीटोज क्या हुआ, D रिबोलोज। लेकिन कीटो हेक्सोज का नोमेनक्लेचर अलग तरीके से होता है। फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो फ्रुक्टोज का सोर्स क्या है, फ्रूट, दैट इज जो कि रिच होता है फ्रुक्टोज में। सॉर्बोज की अगर बात करें तो सॉर्बस, तो ये नाम लिया गया है सॉर्बस से, जो कि जीनस है ऑफ द मॉन्टेनेस विच हैज बेरीज रिच इन रिलेटेड शुगर अल्कोहल सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की अगर बात करें ईपीमर। ईपीमर क्या होता है, ईपीमर 2 शुगर जो कि डिफर करते हैं ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड 1 कार्बन एटम। 2 मोनोसैकेराइड अगर एक कार्बन के अराउंड उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है तो उन दोनों मोनोसैकेराइड्स को, उन दोनों शुगर्स को क्या बोलेंगे, ईपीमर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए D मैनोज एंड D ग्लूकोज।
and second example is D-glucose and D-galactose. So पहले समझते हैं D-glucose and D-mannose किस तरह से epimers हैं। D-glucose का स्ट्रक्चर ये होता है CHO फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे जो OH होता है वो राइट में होता है, थर्ड कार्बन पे OH जो होता है वो लेफ्ट में होता है, बाकी 4 और 5 कार्बन पे जो OH होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, राइट में होता है। लेकिन मैनोज की अगर बात करें तो सारे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ सेकेंड नंबर कार्बन पे जो OH होगा ग्लूकोज में राइट साइड में होता है, लेकिन मैनोज में लेफ्ट साइड में होता है। मीन्स ग्लूकोज एंड मैनोज आर ईपीमर्स। सो डी मैनोज ईपीमर्स किस कार्बन पे है, मैनोज ईपीमर है कार्बन नंबर 2 पे। लेकिन डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज की अगर बात करें तो यहाँ पे 4th नंबर कार्बन पे OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। ग्लूकोज में 4th नंबर कार्बन पे OH का कॉन्फ़िगरेशन राइट में है, लेकिन गैलेक्टोज में OH का कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट में है। इट मीन्स कि गैलेक्टोज इज ईपीमर एट कार्बन नंबर 4। सो दिस इज ऑल अबाउट ईपीमर्स। कुछ शुगर की अगर बात करें, वैसे तो शुगर एक्सक्लूसिवली डी फॉर्म में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन कुछ शुगर्स जो होते हैं वो नेचुरली एल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल एल अराबिनोज। एल अराबिनोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल अराबिनोज। दिस इज द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट में है। इट मीन्स कि ये एल फॉर्म ऑफ अराबिनोज है, दैट इज एल अराबिनोज। इसके अलावा एल आइसोमर्स ऑफ सम शुगर डेरिवेटिव that are common components of glycoconjugates। मोनोसैकेराइड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने क्या पढ़ा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कुछ मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स वैसे मोनोसैकेराइड नंबर ऑफ कार्बन 4 से ज्यादा होता है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। सो इन एक्वस सॉल्यूशन चाहे एल्डोटेट्रोज हो या सारे मोनोसैकेराइड्स विद 5 और मोर कार्बन एटम्स इन द बैकबोन, प्रीडोमिनेंटली वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एल्डोटेट्रोज एंड सारे मोनोसैकेराइड्स जिसमें 5 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो वो किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप has been formed a covalent bond with the oxygen of the hydroxyl group along the chain. Formation of these ring structures is the result of general reaction between alcohol and aldehyde or ketone group to form derivative hemiacetal या hemiketal। ये बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। सो पहले एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हेमी एसिटल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमी एसिटल। इस कार्बोनाइल कार्बन से एक अल्कोहल और एक OR ग्रुप अटैच है। दूसरा जब अल्कोहल इसी से रिएक्ट करेगा तो इस OH की जगह क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा, देन इट्स एसिटल। सिमिलरली कीटोन अगर अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है, हेमिकीटल। हेमिकीटल में 2 R ग्रुप होगा इस कार्बन पे, एक OR होगा और एक OH होगा। लेकिन ये फिर नेक्स्ट अल्कोहल से अगर रिएक्ट करेगा तो ये कीटल स्ट्रक्चर बनाएगा। कीटल पे के इस कार्बन पे OR और OR ही अटैच होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। अब हम ये समझते हैं कि ग्लूकोज किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। फिफ्थ कार्बन इज द मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन जिसपे OH ग्रुप है। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोनाइल कार्बन और इस हाइड्रोक्सिल कार्बन के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, ये जो OH ग्रुप है इस पे क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बनाने में इन्वॉल्व हुआ है, बाकी यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। कार्बन पे कैसे अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप करेगा, दैट इज कार्बोकैटायन। सो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा और इस कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो इस क्योंकि इस कार्बन पे एक OH ग्रुप है और एक H ग्रुप है, सो जब OH और H यहाँ पे भी या तो OH ग्रुप इस CH2 ग्रुप के साइड में होगा या फिर ये OH ग्रुप इस CH2 ग्रुप के अपोजिट में होगा। अगर ये OH ग्रुप इस CH2OH के अपोजिट में रहेगा उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपिरानोज, लेकिन अगर ये OH ग्रुप CH2OH के साइड में होगा तो उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैसे डिसाइड करते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म डिसाइड करते हैं अगर ये OH ग्रुप CH2 ग्रुप के अपोजिट साइड में होता है तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, अगर ये OH ग्रुप CH2OH ग्रुप के साइड में होता है तो उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड है दैट इज एनोमर। एनोमर क्या होता है, ये जो कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन जब ये रिंग फॉर्म में बन जाता है तो इस कार्बोनाइल कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक OH। मीन्स यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन बन गया है। जब ओपन चेन है तो ओपन चेन में ये डी ग्लूकोज में कायरल कार्बन का नंबर कितना है 4, लेकिन अगर रिंग फॉर्म की बात करें तो रिंग फॉर्म में कायरल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5। सो जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 बढ़ जाता है। डी ग्लूकोज में अगर आप देखोगे तो ओपन चेन में डी ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है 4, लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं 5। सो ओपन चेन से अगर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 बढ़ जाता है और इस कायरल कार्बन को क्या बोलते हैं, इस कायरल कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। सो दिस कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। अब इस एनोमेरिक कार्बन पे जो OH का लोकेशन है अगर ये CH2OH के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको अल्फा बोलते हैं, अगर CH2OH के तरफ है तो उसको क्या बोलते हैं बीटा। सो OH का डायरेक्शन एनोमेरिक कार्बन पे डिसाइड करता है कि वो अल्फा है या बीटा है। और ये जो 6 मेंबर रिंग है, दिस 6 मेंबर रिंग इज हेटेरोसाइक्लिक। सो ये जो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है इस 6 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं, इस 6 मेंबर रिंग को बोलते हैं पिरानोज। पिरानोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ पिरान। सो इसको बोलते हैं पिरानोज। सो इनका नेमिंग क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोपिरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपिरानोज। एल्डोहेक्सोज की अगर बात करें तो एल्डोहेक्सोज 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है और 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो 5 मेंबर रिंग फुरान की तरह उनका रिजेंबलेंस होता है और क्योंकि वो 5 मेंबर रिंग फुरान की तरह रिजेंबलेंस होता है इसीलिए उसको बोलते हैं फ्यूरानोज। However, 6-membered aldopyranose ring is much more stable than aldopyranose ring and predominates in aldohexose solution. Aldopyranose more stable होता है किससे, aldopyranose से। So only aldoses having 5 or more carbon atoms can form pyranose ring. Isomeric form of monosaccharides that differ only in the configuration about hemiacetal और hemiketal carbon atoms उसको बोलते हैं क्या, एनोमर्स। अगर इस हेमीएसिटल या हेमिकीटल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है तो उसको बोलते हैं एनोमर्स। द हेमीएसिटल कार्बन एटम को बोलते हैं क्या, एनोमेरिक कार्बन। एंड ये जो एनोमर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा कब होगा, जब ये एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप CH2 ग्रुप के अपोजिट में होगा तब उसको अल्फा बोलेंगे। जब ये OH ग्रुप CH2OH के सेम साइड में होगा तब उसको बीटा बोलेंगे। और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है।
सो अल्फा बीटा एनोमर्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन मीन्स अल्फा इंटर कन्वर्टिबल होता है बीटा के साथ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। The solution of alpha D glucose and solution of beta D glucose eventually form identical equilibrium mixture having identical optical properties, and mixture consists of about 1/3 alpha glucose, 2/3 beta glucose and very small amounts of linear and 5-membered ring forms है। So अगर मिक्सचर है तो उसमें सिर्फ अल्फा नहीं होगा, सिर्फ बीटा नहीं होगा, क्योंकि वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। So उसमें 1/3 होंगे क्या? अल्फा, 2/3 होंगे बीटा एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ होंगे क्या? लीनियर एज वेल एज 5-membered रिंग स्ट्रक्चर। सो मिक्सचर में ये तीनों प्रेजेंट होंगे। 1/3 अल्फा होगा, 2/3 बीटा होगा, स्मॉल अमाउंट लीनियर होंगे एंड 5-membered रिंग प्रेजेंट होंगे। कीटोहेक्सोज की अगर बात करें तो कीटोहेक्सोज भी अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, बट इन दीज कंपाउंड्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C5 reacts with keto group at C2 forming furanose ring containing hemiketal linkage. So this is the ketal and this is the hemiketal carbon। ये क्या है? hemiketal carbon है। इस hemiketal carbon पे OH का कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा इस CH2OH के कंपैरिजन में। एनोमेरिक कार्बन पे OH का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में होगा तो अल्फा होगा, लेकिन अगर सेम साइड में होगा तो उसको बोलेंगे बीटा। CH2OH एंड OH का डायरेक्शन सेम में होगा तो उसको बीटा, लेकिन CH2OH एंड OH अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलेंगे क्या? अल्फा। डी फ्रुक्टोज रेडली फॉर्म्स फिरानोज रिंग एंड द मोर कॉमन एनोमर्स ऑफ दिस शुगर कंबाइंड और इन डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला की अगर बात करें तो दे कॉमनली यूज्ड टू शो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिंग फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला किस लिए यूज होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिंग फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड को शो करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज द कन्फर्मेशनल फार्मूला ऑफ पिरानोज। यहाँ पे जो 6-membered रिंग पिरानोज है ये प्लेनर नहीं होते हैं हावर्थ पर्सपेक्टिव अगेंस्ट, बट टेंड टू एज्यूम 2 चेयर कन्फर्मेशन। सो दिस इज द 2 पॉसिबल चेयर फॉर्मेशन एंड दिस इज द एक्सिस। ये क्या है? ये एक्सिस है। यहाँ पे 2 चेयर फॉर्म ऑफ पिरानोज रिंग दिया हुआ है एंड इस रिंग पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 2 पोजीशन में होगा, या तो एक्सियल होगा या तो इक्वाटोरियल होगा। एक्सियल मीन्स इस वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा, इक्वाटोरियल मीन्स रफली परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। सो इन कंक्लूजन जो हावर्थ पर्सपेक्टिव फार्मूला है they commonly used to show the stereochemistry of ring forms of monosaccharides, और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कार्बन पे, रिंग कार्बन पे, वो सब्स्टिट्यूएंट्स 2 पोजीशन में लाइन होते हैं, या तो एक्सियल या तो इक्वाटोरियल। सो यहाँ पे जो एक्सियल है दे आर पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, लेकिन जो इक्वाटोरियल है दे आर रफली परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं बाय नेबरिंग सब्स्टिट्यूएंट्स एंड कन्फॉर्मर्स विथ बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स इन इक्वाटोरियल पोजीशंस आर फेवर्ड। and this is the alpha D glucopyranose conformation। ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो बहुत सारे हेक्सोज डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंपल हेक्सोज दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज के अलावा सुगर डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो सिंपल ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सुगर डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं। शुगर डेरिवेटिव क्या होता है? शुगर डेरिवेटिव में जो पेरेंट कंपाउंड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस हो जाता है, या फिर कार्बन एटम क्या होता है? कार्बोक्साइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज होता है। हेक्सोज डेरिवेटिव में क्या होता है? जो पेरेंट कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल पेरेंट कंपाउंड इज बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें 2 तरह का मॉडिफिकेशन होगा, या तो इनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से, या फिर इनका जो कार्बन
कार्बन है, ये कार्बन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब फर्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें, दैट इज ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन एंड मोनोसामीन। इनमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, इनका कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोसामीन की अगर बात करें, बीटा डी ग्लूकोसामीन, इनका पेरेंट कंपाउंड क्या हुआ, ग्लूकोज। अब दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोसामीन में सिर्फ एक डिफरेंस होगा, ये जो कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है, अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। सिमिलरली अगर गैलेक्टोसामीन की बात करें तो इनका पेरेंट कंपाउंड क्या होगा, बीटा डी गैलेक्टोज, और बीटा डी गैलेक्टोज का जो कार्बन नंबर 2 होगा वो OH अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस होगा। सिमिलरली बीटा डी मोनोसामीन की अगर बात करें तो बीटा डी मोनोसामीन का जो पेरेंट कंपाउंड होगा वो बीटा डी मैनोज होगा, और बीटा डी मैनोज के कार्बन नंबर 2 पे जो OH होगा वो अमाइनो ग्रुप से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। नाउ अमाइनो ग्रुप इज नियरली ऑलवेज कंडेंस्ड विथ एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट हेक्सोस डेरिवेटिव है, दैट इज एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामीन। ये जो अमाइनो ग्रुप है वो जनरली एसिटिक एसिड के साथ कंडेंस होता है। सो इस अमाइनो ग्रुप पे एसिटिक एसिड का कंडेंसेशन होगा तो वो क्या बनाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, NAG। एंड NAG इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट, NAG इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो ग्लूकोसामीन डेरिवेटिव इज ए पार्ट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल also contains a derivative of glucosamine, that is N-acetyl muramic acid। अब N-acetyl muramic acid कैसे बनता है, लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज इधर लिंक्ड टू ऑक्सीजन एट C3 ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या, जो मिरामिक एसिड है, मिरामिक एसिड के जो अमाइनो ग्रुप है उस अमाइनो ग्रुप पे क्या होते हैं, कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जब ऐड होता है उसको बोलते हैं म्यूरामिक एसिड। अब इस म्यूरामिक एसिड के कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप है। अब इस अमाइनो ग्रुप के साथ कंडेंसेशन होगा किसका, लैक्टिक एसिड का, तो ये क्या बनेगा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 3 पे OH होता है इन NAG, कार्बन नंबर 3 पे लैक्टिक एसिड होता है इन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। Substitution of hydrogen for the hydroxyl group at C6 of L-galactose or L-mannose produces L-fucose or L-rhamnose respectively, and these deoxy sugars are found in plant polysaccharides and in complex oligosaccharide component of glycoprotein and glycolipid. So this is the structure of beta L-fucose and alpha L-rhamnose. So फ्यूकोज में क्या होगा, फ्यूकोज का पेरेंट कंपाउंड क्या है, फ्यूकोज का पेरेंट कंपाउंड है एल गैलेक्टोज। क्या है, एल गैलेक्टोज। अब इस एल गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन H से हो जाता है। सो यहाँ पे क्या था, CH2OH, OH H से रिप्लेस हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, CH3। सो एल गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 6 पे OH का सब्स्टिट्यूशन H से हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एल फ्यूकोज। लेकिन अगर मैनोज के कार्बन नंबर 6 पे OH का सब्स्टिट्यूशन H से होता है तो वो हो जाएगा क्या, रैमनोज। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ऑफ ग्लूकोज टू द carboxyl level produces gluconic acid and other aldoses, else एल्डोनिक एसिड। मीन्स अगर ग्लूकोज है, सो अगर ग्लूकोज का जो कार्बोनिल कार्बन है वो कार्बोक्सिल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, सो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, दैट इज ग्लूकोनेट। और इन जनरल अगर एल्डोज का कार्बोनाइल कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एट द अदर एंड ऑफ द कार्बन चेन, दैट इज C6 ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज
corresponding uronic acid, that is glucuronic acid, galacturonic acid and mannuronic acid, that is beta D glucuronate, beta gluconate and beta D glucodelta lactone. So both haldonic and uronic acid forms a stable intramolecular ester, that is lactone, और beta D glucodelta lactone है. Now next one is the N-acetyl neuraminic acid. In addition to these acidic hexoses derivative, one 9-carbon acidic sugar derivative, that is N-acetyl neuraminic acid. N-acetyl neuraminic acid को simply sialic acid भी बोलते हैं, जो कि डेरिवेटिव है N-acetyl mannosiamine को, जो कि कंपोनेंट है बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन एनिमल. So this is the structure of N-acetyl neuraminic acid, that is sialic acid. Carboxylic acid group of acidic sugar derivatives are ionized at pH 7 and the compounds are therefore correctly named as glucuronate, galacturonate and so on. Synthesis and metabolism of carbohydrates, the intermediates are very often not sugar themselves but their phosphorylated derivatives. Condensation of phosphoric acid with one of the hydroxyl group of sugar forms phosphate ester, that is glucose 6-phosphate. So this is basically beta D glucose, और इस beta D glucose के 6 कार्बन पे phosphate group ऐड होता है, उसको बोलते हैं beta D glucose 6-phosphate. Sugar phosphates are relatively stable at neutral pH and bear negative charge. One effect of sugar phosphorylation within cells is to trap sugar inside cell, because most cells do not have plasma membrane transporters for phosphorylated sugars. Phosphorylation also activates sugar for subsequent chemical transformation. Several important phosphorylated derivatives of sugars are components of nucleotides. Next characteristic feature of monosaccharide is monosaccharides are reducing agent. Monosaccharide क्या है? Monosaccharide reducing agent है. So monosaccharides can be oxidized by relatively mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent क्या है? Ferric ion या फिर cupric ion. So carbonyl कार्बन जो होते हैं वो oxidized हो जाते हैं किस चीज में? कार्बोक्साइल ग्रुप में. ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोनिल कार्बन, और ये कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में, और ये किसके थ्रू होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू होता है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? Fe+3 भी हो सकता है, Cu+2 भी हो सकता है. ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेरिक एंड क्यूप्रिक आयन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर. इट मीन्स कि ये Cu+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है या Fe+3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ग्लूकोज. सो ग्लूकोज को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर. एंड जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज द बेसिस ऑफ फेलिंग रिएक्शन, जो कि क्वांटिटेटिव टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. सो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ oxidizing agent reduced by a solution of sugar, it is also possible to estimate the concentration of sugars. And for many years this test was used to detect and measure elevated glucose levels in blood and urine in the diagnosis of diabetes mellitus. Now more sensitive methods for the measuring glucose employ an enzyme glucose oxidase. So मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं. लेकिन डाइसैकेराइड्स की अगर बात करें तो सारे डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स की अगर बात करें, डाई मीन्स दो, सैकेराइड्स में शुगर, जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट के बने होते हैं उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं. और दो मोनोसैकेराइड एक स्पेसिफिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, उस लिंकेज को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज O-glycosidic bond. O-glycosidic bond कब बनता है? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन सुगर रिएक्ट्स विथ एनोमेरिक कार्बन ऑफ अदर शुगर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज. Maltose is a disaccharide of 2 glucose unit. This is alpha D glucose, beta D glucose. So hydroxyl group of one sugar react with anomeric carbon of other sugar. This is the anomeric carbon और इसमें anomeric carbon ये है. So एक का hydroxyl
ग्रुप, एक शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे शुगर के एनोमेरिक कार्बन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा एंड दिस बॉन्ड इज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो माल्टोज में रिड्यूसिंग एंड जो कि एनोमेरिक कार्बन है वो हमेशा फ्री होता है और जब ये एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। सो दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटल फ्रॉम हेमी एसिटल एंड एन अल्कोहल। Glycosidic bonds are readily hydrolyzed by acids but resist cleavage by base। Means glycosidic bond जो कि O glycosidic bond है ये एसिड से तो readily hydrolyze हो जाता है but base के द्वारा cleavage resist होता है। Disaccharides can be hydrolyzed to yield free monosaccharides components by boiling with dilute acids। Means disaccharides को हम hydrolyze कर सकते हैं monosaccharides में कब? जब डाइसैक्राइड्स को डाइल्यूट एसिड के साथ बॉईल करेंगे। नेक्स्ट वन, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अलावा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी होता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे होता है? ये ज्वाइन करता है एनोमेरिक कार्बन ऑफ शुगर टू ए नाइट्रोजन एटम इन ग्लाइकोप्रोटीन्स एज वेल एज इन न्यूक्लियोटाइड्स। सो इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स में होंगे या फिर न्यूक्लियोटाइड्स में होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। सो नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर एनोमेरिक कार्बन बाय क्यूप्रिक और फेरिक आयन occurs only when the linear form which exists in equilibrium with the cyclic forms. So when anomeric carbon is involved in glycosidic bond, sugar residue cannot take the linear form and therefore becomes non-reducing sugar. And this is a very very important point। Means वैसा शुगर जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा वही शुगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होगा वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। डाइसैक्राइड्स का एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड ट्रिहेलोज। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है? 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट होते हैं और 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स क्या होते हैं? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सो माल्टोज इज ए डाइसैक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सो माल्टोज की अगर बात करें इसमें 2 डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं और ये लिंक्ड होते हैं बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किससे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। One is the anomeric carbon and another glucose का 4th कार्बन से linked होता है। Because disaccharide retains free anomeric carbon, it means कि माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? reducing sugar। Configuration of anomeric carbon atom in the glycosidic linkage is alpha। क्यों अल्फा है? क्योंकि जो ये OH है CH2OH के जस्ट अपोजिट में है और ये एनोमेरिक कार्बन ही इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक bond। Glucose residue with the free anomeric carbon is capable of existing in alpha and beta pyranose form। Next one is the lactose। lactose की अगर बात करें तो D-lactose and D-glucose का डाइसैक्राइड है। lactose में कौन कौन से मोनोसैक्राइड है? फर्स्ट वन इज द D-lactose and second one is the D-glucose। D-galactose एंड D-glucose का डाइसैक्राइड है। ये नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एनोमेरिक कार्बन जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, मींस फ्री एनोमेरिक कार्बन है एंड दिस इज फ्री एनोमेरिक कार्बन जो कि बीटा फॉर्म में है एंड दिस इज बीटा फॉर्म। सो इसमें जो बॉन्ड बनता है इट इज गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो इनका लैक्टोज में जो बॉन्ड होता है दैट इज गैलेक्टोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज द सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं and sucrose is also disaccharide but it is a disaccharide of glucose and fructose and it is formed by plants but not by animals। plant के द्वारा photosynthesis के थ्रू बनता है। in contrast to maltose and lactose, sucrose contains no free anomeric carbon। sucrose में क्योंकि दोनों anomeric carbon जो हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर वही होगा जिसका
इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा. So sucrose is a non-reducing sugar. So non-reducing disaccharides are named as glycosides. In this case, positions are joined are the anomeric carbons. So सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज के जो बॉन्ड है इट इज अल्फा 1 टू बीटा फ्रुक्टोज. ग्लूकोज अल्फा 1 टू बीटा फ्रुक्टोज. और यहाँ पे डबल हेडेड एरो यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन जो है बॉन्ड में एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है. सिमिलरली ट्रीहेलोज की बात करें तो ट्रीहेलोज भी डाइसैकेराइड है. ट्रीहेलोज 2 मोनोसैकेराइड का डाइसैकेराइड है और दोनों ग्लूकोज ही है और इसमें ग्लूकोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एंड बॉन्ड इज अल्फा 1 ग्लूकोज. सो यहाँ पे दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है इसीलिए ट्रीहेलोज भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. So this is abbreviation of common monosaccharides and this is all about monosaccharides and disaccharides, and in my next lecture we will discuss about the polysaccharides. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section and please do not forget to subscribe our amazing channel.